Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज मैं आप लोग को कूलिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आईसी इंजन के अंतर्गत एक पांचवी यूनिट है जिसमें कूलिंग सिस्टम एंड लुब्रिकेशन के बारे में है। तो हम लोग सबसे पहले कूलिंग सिस्टम के बारे में देख रहे थे। कूलिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में दे दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आज मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं क्योंकि उसके आगे की कड़ी हमको समझना है। तो थोड़ा सा इसके पहले वाले को आगे जोड़ते हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है। आपके पास इंजन है, ठीक है, इंजन के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, वो एक तरह की हीट अलग हो गई, उसके अंदर कंबशन नहीं हो रहा है, कंबशन में भी हीट जनरेट हो रही है। तो हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, हमारा पूरा सिलेंडर, इंजन का जो सिलेंडर होता है हीट हो जाता है। अब हम हीट मतलब जो हीट सिलेंडर है, अगर सिलेंडर की हीट को ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो सिलेंडर के मटेरियल पर नुकसान पहुंचाएगा। सिलेंडर के अंदर का सरफेस एरिया गड़बड़ हो जाएगा, गलत, हाँ है ना, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पिस्टन के अपर सरफेस पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, पिस्टन रॉड में दिक्कत आ जाएगी। मतलब कुल मिला के हीट जो पैदा हो रही है इंजन चलने की वजह से, इंजन ऑपरेट होने की वजह से, वो पूरी तरह हमारे इंजन को नुकसान ही पहुंचाएगी। इस नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इंजन को कूलिंग करने के अलग अलग तरीके इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो इंजन को कूल करने के जो तरीके होते हैं उसमें जो सिस्टम यूज होता है उसको इंजन कूलिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। इंजन सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा जो इंजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें जो बाहर की सरफेस हो रही है, सरफेस होती है, हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। हवा इंजन के सिलेंडर से टकराती है और उसकी हीट को ऑब्जर्व करके चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह में क्या होता है, ठंडी हवा आती है, उसके पेरीफेरी यानी आउटर सरफेस पे टकरा के उसके हीट को ऑब्जर्व कर लेती है हवा अपने अंदर और खुद को गर्म होके चली जाती है दूसरी जगह। तो ये प्रक्रिया बार बार रोटेट होती रहती है। तो इससे क्या होता है, हवा की वजह से हमारा इंजन ठंडा होता रहता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो सिलेंडर की बॉडी होती है, जो सिलेंडर की बॉडी होती है उसकी चारों तरफ एक खोखली सतह बनाई जाती है जिसको वाटर जैकेट बोलते हैं। उस खोखले सिलेंडर या खोखली जगह पे हमारा लिक्विड भरा होता है यानी पानी भरा होता है। ठीक है, वो पानी क्या करता है, वो जल क्या करता है, हमारे इंजन के सिलेंडर की हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर चला जाता है, इनलेट वाल्व से फिर फ्रेश पानी, ठंडा पानी फिर वाटर जैकेट में आ जाता है वापस। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। हीट की जो सिलेंडर की जो हीट होती है वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, पानी ऑब्जर्व करने से क्या होता है, इंजन ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी फिर बाहर रास्ते से निकल जाता है, ठंडा पानी फिर अंदर आता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। तो पानी की वजह से जो सिलेंडर ठंडा हो रहा है उसको लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहते हैं। हवा की वजह से जो सिलेंडर ठंडा होता है उसको एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरह के कूलिंग सिस्टम हो गए, एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम या लिक्विड कूलिंग सिस्टम। ठीक, तो आज हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं air cooled engines are those engines in which heat is conducted from the working components of the engine to the atmosphere directly। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब है एयर कूल्ड इंजन हमारा क्या है। एयर कूल्ड इंजन हमारा इंजन का वह हिस्सा होता है जिसमें वर्किंग कंपोनेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी हवा होती है। हवा जो होती है वर्किंग कंपोनेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, द इंजन ऑफ एन एयर कूल्ड इंजन, द सिलेंडर ऑफ एन एयर कूल्ड इंजन हैज फिन्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ एयर फॉर स्पीडी कूलिंग। इसमें कहने का मतलब क्या है, हमारे सिलेंडर का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम फिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को हवा के कांटेक्ट में ले सकें। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स की समरी को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में हमारा ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा वर्किंग कंपोनेंट है, ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट क्या है? पिस्टन हमारा वर्किंग कंपोनेंट है, वर्किंग वजह से सिलेंडर हमारी हीट हो गई। ठीक है, अब सिलेंडर का जो एरिया है वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर हमको इंजन को ठंडा करना है तो सिलेंडर का बाहरी सरफेस, बाहरी एरिया हमारा हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। पहले पॉइंट में केवल ये कहा गया है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंजन को हम उतना ज्यादा ठंडा कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई सिलेंडर हमारा छोटा है, ठीक है, अब छोटा सिलेंडर है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। छोटा सिलेंडर है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें हीट भी कम पैदा होगी। ठीक है, हीट तो उसी तरह पैदा हो रही है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कम है, हीट उतना ही इंक्रीज हो रही है, हीट उतनी ही बढ़ रही है। अब उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। अब हीट हमने देखा इस पॉइंट में ये है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इंजन को हम उतने ही अनुपात में ठंडा कर पाएंगे। तो इंजन को ज्यादा ठंडा करने के लिए हमारा सरफेस एरिया को बढ़ाना जरूरी है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा तो नहीं सिलेंडर को हम बड़ा कर दें, तो सिलेंडर को बड़ा ना करके हम उसमें फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिन्स क्या होती है आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए सिलेंडर का अंदर का स्ट्रक्चर है, इनलेट वॉल है या आउटलेट वॉल है, सिलेंडर बॉडी है, पूरी तरह इसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। ठीक है, पिस्टन मूव करने से या अंदर कंबस्शन होने से हीट इंजन हीट हो गया पूरी तरह, इसके बाहरी सरफेस पूरी तरह हीट है। ठीक है, अब हवा कांटेक्ट में आएगी तो इतने सरफेस एरिया में आएगी यहां से यहां तक की, लेकिन वो सरफेस एरिया बहुत कम है। उतने सरफेस एरिया में हवा टकराएगी, टकरा के चली जाएगी तो हमारा हो सकता है इंजन ठंडा ना भी हो, इंजन ठंडा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाना है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। फिन्स क्या होती है? देखिए, पतली पतली पत्तियां लगी रहती है। हमने औसतन अपनी दिनचर्या में देखा होगा, जब भी बाइक ठंडी के दिनों में स्टार्ट नहीं होती है तो स्पार्क प्लग जहां पे लगा होता है, स्पार्क प्लग जब भी हम साफ करते हैं तो स्पार्क प्लग के ठीक बगल में देखते हैं एल्यूमिनियम की एक बॉडी बनी होती है जिसमें पतली पतली पत्तियां बनी होती है। वो कंबस्शन चैम्बर के ठीक ऊपर होता है, ऊपरी सिलेंडर के ऊपर होता है, वो सतह पे लगा रहता है फिन्स। ये पतली पतली एल्यूमिनियम की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को हम लोग फिन्स बोलते हैं। ये पतली पतली पत्तियों में हवा टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है। टकराने से क्या होता है? टकराने से जब देखिए सिलेंडर गर्म है, सिलेंडर गर्म है वर्किंग की वजह से। अब सिलेंडर गर्म है तो फिन्स को भी गर्म कर देगा क्योंकि एल्यूमिनियम है, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें भी है। थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से ये सिलेंडर हीट हो गया तो इसकी वजह से हीट हो गया, फिन्स हीट हो गया। तो हवा जब भी इससे टकराएगी तो फिन्स की गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके चली जाएगी। फिन्स थोड़ा सा ठंडा हो गया, अगली बार जब फिर ठंडी हवा आएगी फिन्स से टकराएगी तो फिन्स की गर्म हवा को फिर अपने अंदर ऑब्जर्व करेगी, फिर चली जाएगी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से होने लग गया। एक समय ऐसा आएगा कि फिन्स और सिलेंडर पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इंजन के कूल करने के सिस्टम को हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, हम लोग अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि जो हमारी ठंडा करने की प्रक्रिया है किन किन बातों पर निर्भर करती है हमारी। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला पॉइंट हमारा है अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग, मतलब हमारी फिन्स या सिलेंडर के आसपास कितनी मात्रा में हवा का बहाव कितना है, हवा की मात्रा कितनी है। अमाउंट ऑफ एयर का मतलब ये है कि सिलेंडर के आसपास हमारी हवा जो बह रही कितनी मात्रा में है। ज्यादा मात्रा में है तो हवा को ज्यादा ठंडा करेंगे, सिलेंडर को ज्यादा ठंडा करेगी। हवा की मात्रा कम है तो कम ठंडा करेगी। हवा का बहाव ज्यादा है तो जल्दी जल्दी साइकिल होती रहेगी, साइकिल चलती रहेगी, जल्दी जल्दी ठंडा करेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ फिन्स। अगर हम इन फिन्स को थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें, ठीक है, तो बड़ा करने से क्या होगा, फिन्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो सरफेस एरिया हवा के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। हवा के कांटेक्ट में ज्यादा होने की वजह से फिन्स जल्दी ठंडी होगी, यानी कि फिन्स का सरफेस एरिया भी ये डिसाइड करता है कि इंजन कितना ठंडा होगा। तीसरा पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज्ड इन फिन्स, मतलब कि जैसे सिलेंडर हमारा है, सिलेंडर के ऊपर फिन्स लगा हुआ है तो फिन्स किसी न किसी थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का बना होता है जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो वो इंजन, वो हवा जो है इंजन को कितना ठंडा करेगा,
ये उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। उसका मटेरियल भी डिसाइड करेगा कि उसको कितना ठंडा होना है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है, आमतौर पे एल्युमिनियम की ही फिल्म्स बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है, यानी कि जल्दी ठंडा करेंगे, हवा के संपर्क में आते हुए जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमारी जो है ठंडा करने की प्रक्रिया हमारी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा फिल्म किस मटेरियल का बना है। ठीक है, अब ये टोटल हमारा रहा एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं मेरिट और डीमेरिट ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। मेरिट्स का मतलब क्या होता है? मेरिट्स का मतलब होता है अच्छाइयां। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी अच्छाइयां हैं जो हमको वाटर कूलिंग सिस्टम से खुद को बेहतर बताती हैं? तो उन अच्छाइयों के बारे में जिक्र करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा, इट इज मोर सिंपल इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो वाटर कूलिंग सिस्टम की अपेक्षा में एयर कूलिंग सिस्टम को बनाना या उसको डिजाइन करना बहुत ही आसान होता है। देखिए एयर कूलिंग सिस्टम बेसिकली हम फिन्स को बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिन्स आप लोग के सामने है। फिन्स का डिजाइन नुकीली पत्तियों की भांति बना होता है। अब इसके डिजाइन को देना या इसको बनाना हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है। तो पहले पॉइंट में हमारा यही बताया गया है कि इसकी निर्माण करना, इसके डिजाइन देना वाटर कूलिंग सिस्टम की अपेक्षा आसान होता है। दूसरे पॉइंट में देखिए वाटर जैकेट, रेडिएटर, वाटर पंप, पाइप्स, थर्मोस्टेट एक्सेट्रा आर नॉट नीडेड। मतलब एयर कूलिंग सिस्टम में हमारा बहुत सी ऐसी डिवाइसेज जो वाटर कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाटर जैकेट। वाटर जैकेट क्या होता है? वाटर जैकेट हमारी सिलेंडर की चारों ओर एक अलग टाइप का जैकेट होता है, एक अलग टाइप का खोखला सिलेंडर लगाते हैं जिसमें पानी भरते हैं हम लोग। तो पानी की सतह से उसको घेरते हैं। तो पानी की सतह से घेरने वाले डिवाइस को हम लोग वाटर जैकेट बोलते हैं। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर एक इंजन के आगे एक जाली लगी रहती है जिसमें हवा नहीं, पानी कंटिन्यू भरा रहता है और बहता रहता है। हवा जब भी इस इंजन के अंदर जाती है रेडिएटर से ठंडा होकर तब अंदर जाती है। ठीक है, रेडिएटर मतलब होती है एक पानी से बनी हुई जाली। वाटर पंप क्या होता है? वाटर पंप एक प्रकार का पंप है जो रेडिएटर या वाटर जैकेट के अंदर पानी को सर्कुलेट करने में हमारी मदद करता है। पाइप, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है, सेंसर बेस्ड डिवाइस है, सेंसर पे काम करती है। यानी कि इंजन को कब ठंडा करना है, कब गर्म करना है, कब उसको ठंडी की जरूरत है, कब उसके ठंडी गर्मी को हमें कम करना है, ये हमारा थर्मोस्टेट नामक एक सेंसर बेस्ड डिवाइस होता है, वही डिसाइड करता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम में हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस जैसे वाटर जैकेट, रेडिएटर, वाटर पंप, थर्मोस्टेट इत्यादि, ये सब चीजें वाटर कूलिंग सिस्टम में हमारी एयर कूलिंग सिस्टम में हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती है। एयर से ही हमारा काम हो जाता है, फिन से ही हमारा काम हो जाता है। तो ये अतिरिक्त चीजें जो हमारी हैं वो एयर कूलिंग सिस्टम में हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तीसरा पॉइंट देखिए, इट इज मोर कॉम्पैक्ट। इट इज मोर कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि इसका साइज जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही छोटा होता है। देखिए बहुत ही सीमित है, छोटा है। फिन्स का जो साइज होता है या फिन्स की जो बनावट होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ही छोटे में ही अट जाती है। जबकि वाटर कूलिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है, उसको हम कॉम्पैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर आपको जैकेट भी लगाना है, वाटर का जैकेट। उसके लिए वाटर सप्लाई के लिए आपको वाटर पंप भी लगाना है। सिलेंडर के अंदर, वाटर जैकेट के अंदर जो पानी गर्म हो गया, गर्म पानी को बाहर निकालने के लिए हमारे सेंसर की जरूरत होती है, थर्मोस्टेट की जरूरत होती है। तो बहुत सारी ज्यादा अतिरिक्त चीजें लगानी पड़ती है हमारी वाटर कूलिंग सिस्टम में, जबकि एयर कूलिंग सिस्टम ये सब डिवाइसेस नहीं लगाते हैं। नहीं लगाने की वजह से क्या होता है, हमारी जो एयर कूलिंग सिस्टम होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटी हो जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इट इज कंपैरेटिवली लाइटर इन वेट। चौथे पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम की तुलना में हमारा जो इसका वजन होता है लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है। भाई जब
अतिरिक्त चीजें जब लगी ही नहीं है, जब उसका साइज ऑलरेडी कॉम्पैक्ट हो चुका है, तो वजन हल्का होना लाजमी है, वजन तो हल्का होगा ही। तो यहाँ पे हमने अच्छाइयाँ देखी एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। पहली अच्छाई क्या थी? पहली अच्छाई ये थी कि उसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन हमारा आसान है। दूसरी अच्छाई ये थी कि जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम में जो डिवाइसेस हमारी यूज होती हैं, जैसे रेडिएटर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, वाटर जैकेट हो गया, वाटर पंप्स हो गया, पाइप्स हो गए, होज हो गए, मोज हो गए, ये सब सारी चीजें एयर कूलिंग सिस्टम में हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही ठंडी हो जाती है। ठीक है। तीसरी मेरिट और तीसरी अच्छाई क्या है? तीसरी अच्छाई ये है कि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट क्यों होता है? अतिरिक्त चीजें इसमें लगी ही नहीं, तो इसका साइज छोटा होना ही है। चौथा पॉइंट क्या है? मतलब वाटर जैकेट की तुलना में इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है। साइज कॉम्पैक्ट हो गया तो वजन हल्का होगा ही, एल्यूमिनियम का बना है। जबकि वाटर जैकेट जब भी हम बनाते हैं, वाटर जैकेट में पानी भर देंगे तो वजन वैसे ही उसका बढ़ जाएगा। वाटर जैकेट का वजन, उसमें जो पानी भरा उसका वजन, रेडिएटर का वजन, पंप का वजन, थर्मोस्टेट का वजन, सबका वजन बढ़ता गया। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में वाटर कूलिंग सिस्टम का वजन ज्यादा होगा, एयर कूलिंग सिस्टम का वजन कम होगा। ठीक है। तो यहां तक एयर कूलिंग सिस्टम का सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।